नमस्कार। नई परख के अखबार नवीसी कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब यह जानते हैं कि इस कार्यक्रम में मेरी यह कोशिश होती है कि मैं आपके सामने अखबारों में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण प्रस्तुत करूं और यह विश्लेषण काफ़ी संक्षिप्त होता है, सारगर्भित होता है। कोशिश होती है कि उनके मुख्य तर्कों को आलोचनात्मक तरीके से मैं आपके सामने रख पाऊं। आज हम जिस लेख पर विचार करने वाले हैं उसके लेखक है आशुतोष वार्ष्णेय। आशुतोष वार्ष्णेय अमेरिका में रहते हैं, वहीं के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और वे हमेशा ही अलग अलग तरह के जो राजनीतिक या आर्थिक विषय होते हैं उन पर अपने विचारों को रखते हैं। आशुतोष वार्ष्णेय के जिस लेख पर आज हम विचार करने वाले हैं वह 9 अप्रैल के दिन द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था और इस लेख का शीर्षक है पॉपुलिज्म एंड इट्स लिमिट्स। इस लेख में आशुतोष वार्ष्णेय ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाने के कारण जो एक स्थिति बनी है उसका विश्लेषण किया है। मैं जब आपके सामने इस विश्लेषण को रख रहा हूं उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है कि वो 90 दिनों तक जो विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने का अपना फैसला है उसको रोक कर रखेंगे। हालांकि चीन को उन्होंने अपने इस फैसले से बाहर रखा है, लेकिन फिर भी टैरिफ लगाने का जो उनका यह फैसला है जिस पर अभी तो रोक लगी है, लेकिन इसको उन्होंने हमेशा के लिए खत्म नहीं किया है। वह दुनिया में आर्थिक उथल पुथल लाने वाला साबित हुआ है। आशुतोष वार्ष्णेय अपने इस लेख में मुख्य रूप से यह तर्क देते हैं कि जो ट्रंप की आर्थिक नीति है उसकी जो पूरी तार्किकता है या उसके पीछे जो पूरा समर्थन है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आता है और इस तरह से ऐसा लगता है कि लोकतंत्र ग्लोबलाइजेशन को रोकने के पक्ष में खड़ा है। जो आर्थिक आवाजाही विभिन्न देशों के बीच में है उसको रोकने के पक्ष में अमेरिका के लोकतंत्र ने वोट दिया है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि जो अमेरिका का चुनाव हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे और टैरिफ लगाने का मतलब ये है कि जो दूसरे देश की वस्तुएं अमेरिका में आ रही हैं वो महंगी होंगी, लेकिन इसके साथ ही इसके पीछे यह उम्मीद है कि जो विभिन्न कंपनियां हैं वो अमेरिका में ही अपना उत्पादन आरंभ करेंगी, इससे अमेरिका के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उन्होंने बार बार अपने चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाया और जब वे इस मुद्दे को उठा रहे थे तो इससे जो लोग हैं, जो युवा हैं, उन्हें काफी ज्यादा एक उत्साह मिल रहा था, उन्हें आशा बन रही थी कि जो अगले राष्ट्रपति हैं वो उनके लिए रोजगार बनाएंगे। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि अमेरिका में 30 से 37-38% जो लोग हैं उन्हीं के पास कॉलेज की डिग्री है। यह अपने आप में एक बहुत ही रोचक तथ्य है, क्योंकि अक्सर यह लगता है कि अमेरिका में जो शिक्षा की दर अच्छी है और वहाँ के अधिकांश लोग जो हैं वो उच्चतर शिक्षा पाने वाले हैं, लेकिन जो यह तथ्य है जिसके बारे में आशुतोष वार्ष्णेय भी उल्लेख करते हैं वह यह बताता है कि स्थिति दरअसल ऐसी नहीं है। तो जब लोगों के पास इस तरह की डिग्री नहीं है तो उस स्थिति में उनके लिए जो छोटे छोटे जॉब्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ ही आशुतोष वार्ष्णेय एक दूसरे पहलू की तरफ हमारा ध्यान दिलाते हैं और वो यह कहते हैं कि अमेरिका में दो प्रमुख दल हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी का प्रभाव जिन प्रोविंसेस में है वो ऐसी प्रोविंसेस है जहां पर गरीबी तुलनात्मक रूप से ज्यादा है और डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रभाव ऐसे प्रोविंसेस या ऐसे प्रांतों में है जहां पर अमीर थोड़े ज्यादा हैं या वहां की समृद्धि थोड़ी बेहतर है। ऐसी स्थिति में जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बार बार टैरिफ लगाने की बात थी उसने लोगों को आकर्षित किया। अब हम इस बिंदु को यहाँ छोड़ते हुए इस बात पर वापस आते हैं कि क्या सच में वैश्वीकरण एक आकर्षक चीज है? क्या सच में ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया को फायदा हुआ है? जो आशुतोष वार्ष्णेय का तर्क है उससे यह बात साफ तौर पर सामने आती है कि हाँ, इससे फायदा हुआ है और उनका यह कहना है कि इससे जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में व्यापार काफी बढ़ा है। मिसाल के तौर पर वे कुछ आंकड़े देते हैं। 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था वह विश्व के कुल जीडीपी का सिर्फ 37% था, लेकिन 2008 में यह बढ़कर 61% हो गया। यानी कि वैश्विक व्यापार की दर काफी बढ़ी थी। अमेरिका को भी ज्यादा फायदा हुआ और अमेरिका का जो विश्व जो पूरा जीडीपी है उसमें उसका हिस्सा तकरीबन 25 से 26% के आसपास है। तो उसे काफी फायदा हुआ है इन सब चीजों से और उसकी स्थिति भी काफी मजबूत है।
आशुतोष वार्ष्णेय कहते हैं कि इसका फायदा भारत और चीन जैसे देशों को भी हुआ है, और इस संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत करते हैं, तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि 1980 के दशक के आरंभ में जो विश्व में जो जीडीपी की पूरी रैंकिंग थी उसमें चीन का स्थान था 51 और भारत का स्थान था 51 और चीन का स्थान था 50। लेकिन वर्तमान समय में चीन का स्थान है सेकंड या दूसरा और भारत चौथे स्थान पर मौजूद है। कुल मिलाकर जो यह एक स्थिति है वह इस बात को बताती है कि वैश्वीकरण से काफी सारे लोगों को फायदा हुआ, बहुत सारे लोग गरीबी से निकले। लेकिन वैश्वीकरण से उन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ जिनके पास स्किल था, जिनके पास इस बात की क्षमता थी कि वे अलग अलग जो नए परिवर्तन हो रहे हैं उसका अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के पास उच्चतर शिक्षा या स्किल नहीं था वो बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं रहे, उनका हाशियाकरण बढ़ा। तो जैसे मैंने पहले का तर्क दिया था कि अमेरिका में तकरीबन 35 से 37% लोगों के पास ही कॉलेज की शिक्षा है, तो उसके कारण से जो वैश्वीकरण है उसके प्रति लोगों का उत्साह धीरे धीरे कम हुआ। उसका कारण यह माना गया कि पहला, जो बाहर के लोग हैं वो आकर वहां की नौकरियों पर कब्जा कर लेते हैं, और दूसरा, जब कंपनियों को उत्पादन करना होता है तो वो उन देशों की तरफ चली जाती हैं जहां पर सस्ते मजदूर मौजूद होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि अमेरिका के जो युवा हैं उनकी नौकरियों पर भी दूसरे देशों से आए हुए ज्यादा योग्य लोगों का कब्जा हो गया और जो कंपनियां हैं वो भी बाहर चली गई। तो ऐसे में इनके लिए यह बड़ा ही एक आकर्षक सा प्रोपोजिशन या प्रस्ताव था कि ट्रंप टैरिफ लगाएंगे और वो इमिग्रेशन पर भी रोक लगाएंगे। और ट्रंप की जो पूरी राजनीति थी जो कि उन्होंने चुनावों के दौरान प्रस्तुत की, उसे पॉपुलिज्म के चश्मे से भी देखने की प्रवृत्ति रही है। पॉपुलिज्म में यह माना जाता है कि सीधे तौर पर जो जनता कह रही है, जो जनता की भावनाएं हैं, उसको अव्यक्त करने की राजनीति या उसको अव्यक्त करने की विचारधारा। और अगर जनता यह चाहती है कि उसकी भलाई के लिए सीधे तौर पर काम हो, भले ही ऐसा करने के लिए कई सारे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े या बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े, तो ऐसा किया जाना चाहिए। और ट्रंप के चुनाव प्रचार में यही सारे मुद्दे आए और इन्हीं सारे मुद्दों के कारण ट्रंप टैरिफ लगाने की नीति की ओर आगे बढ़े। और इस संदर्भ में जो आशुतोष वार्ष्णेय हैं वे यह भी बताते हैं कि असल में जो एक डीप स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ भी यह पॉपुलिज्म सामने आता है। यानी कि यह माना जाता है कि जो डीप स्टेट है वह एक ऐसी व्यवस्था के रूप में है जिसमें अलग अलग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो शामिल हो सकते हैं, ऐसे लोग जिन्हें बार बार चुनावों का सामना नहीं करना पड़ता, जो अपनी स्थिति में मौजूद हैं, जो नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो एक खास तरीके से दुनिया को देखते हैं। खासतौर पर इसे एलीट परसेप्शन के रूप में रखा गया। वे बड़ी बड़ी बातें कहेंगे लोकतंत्र के संदर्भ में, वे कई सारी ऐसी बातें कहेंगे जिससे ऐसा लगेगा कि वे तानाशाही के खिलाफ हैं, वे पूरी दुनिया में एक खास तरह की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए जो आम लोगों की भावनाएं हैं वो उसके खिलाफ जाते हैं। तो एक तरीके से आप डीप स्टेट को कैसे समझ कर रखेंगे? राज्य के में मौजूद ऐसे लोग या ऐसी संस्थाएं या प्रशासन का वह तबका जिसे बार बार चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन नीति निर्णय में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आशुतोष वार्ष्णेय का यह कहना है कि अमेरिका में जो पॉपुलिज्म ट्रंप के नेतृत्व में सामने आया या जिसे ट्रंप ने बढ़ावा दिया, उसने काफी मजबूती से डीप स्टेट की भी आलोचना की है। और हम यह देखेंगे कि ट्रंप बार बार इस नीति की वकालत कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरियों में हैं और वो एक खास तरह की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, उन्हें नौकरियों से हटाया जाए। तो कुल मिलाकर यह स्थिति सामने आती है। लेकिन आशुतोष वार्ष्णेय यह कहते हैं कि यह पूरा का पूरा जो पॉपुलिज्म का या पॉपुलिस्ट विचारधारा पर आधारित एक कार्यक्रम सामने आया है टैरिफ लगाने के रूप में और इमिग्रेशन पर रोक लगाने के रूप में, उसको चुनौती चुनावी प्रक्रिया के द्वारा फिर से मिल सकती है, क्योंकि बहुत कम समय के बाद तकरीबन 1.5 साल बाद फिर से वहां पर चुनाव होंगे सीनेट के और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। तो उन चुनावों में जब लोगों को मौजूदा फैसलों की परेशानियों का एहसास होगा तो वो इसके खिलाफ जा सकते हैं जो कि फैसले ट्रंप ले रहे हैं।
ट्रंप की पार्टी का बहुमत जो है वो वहां से कम हो सकता है और फिर ट्रंप के सामने इन नीतियों को बदलने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। और आखिर ये स्थिति क्यों पैदा होगी? आशुतोष वार्ष्णेय के अनुसार यह स्थिति इसलिए पैदा होगी क्योंकि जो मौजूदा नीतियां ट्रंप अपना रहे हैं उससे बहुत सारी चीजें महंगी होंगी। महंगी होने के कारण जो गरीब लोग हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अमेरिका में अच्छी नहीं है, उनकी तरफ से असंतोष का जन्म होगा और वह असंतोष फिर चुनावी नतीजों को भी प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर एक खास तरह के पॉपुलिज्म के माध्यम से जो मौजूदा आर्थिक नीतियां ट्रंप के माध्यम से सामने आई हैं, उनको चुनावी राजनीति से फिर से चुनौती मिल सकती है। लेकिन कई ऐसे और प्रश्न हैं जिनके बारे में थोड़े और विस्तार से हमें जानने की जरूरत पड़ सकती है, जिनका जवाब इस लेख में नहीं है। और मैं वह प्रश्न आपके सामने सिर्फ रखना चाहता हूं जिस पर आप भी आगे विचार कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अमेरिका के जिस लोकतंत्र के बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कही जाती रही हैं, ऐसा लगता है कि वह लोकतंत्र इतना मजबूत आधार पर खड़ा नहीं है कि वह किसी एक नेता को मनमानेपन से रोक सके। वहां की संस्थाएं भी इतनी मजबूत नहीं हैं कि वे दो बिजनेसमैन नुमा लोगों की मनमर्जी पर रोक लगा सकें। तो वो क्या इस बात की ओर इशारा है कि आने वाले समय में अन्य देशों में भी जो व्यापारी या व्यवसायिक किस्म के राजनेता हैं, उन्हीं की मनमर्जी चलेगी? क्या वे इस बात का इशारा है कि पॉपुलिज्म के सहारे नेतागण बहुत ही आसानी से लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं उनको तार-तार कर देंगे और बिल्कुल ही बिना किसी की परवाह किए ऐसे निर्णय पर पहुंचेंगे जिससे कई सारे लोगों की जिंदगियां भी अस्त-व्यस्त हो जाएं। जिस तरीके से पूरी दुनिया में शेयर बाजार में उथल-पुथल हुआ, ट्रंप को भी इसका अंदाजा होगा और उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भी अस्त-व्यस्तता आई और उसके प्रति और वो लोग अमेरिका में भी हैं और दुनिया के अन्य भागों में भी हैं और ऐसा लगता है कि उसके प्रति ट्रंप बिल्कुल ही एक तरीके से ना समझने वाले मूड में हैं और अगर वो कुछ-कुछ फैसलों को अपने रोक भी रहे हैं, तो वह भी बहुत सुचिंतित रूप से आ रहा है, ऐसा नहीं लगता। बस ऐसा लग रहा है कि वो धड़ाधड़ निर्णय ले रहे हैं, फिर थोड़ी-सी बाधा आने पर कुछ निर्णयों को रोक दे रहे हैं। तो ये स्थिति लोकतंत्र के लिए या दुनिया भर में जो लोकतांत्रिक मूल्य के समर्थन करने वाले लोग हैं, उनके लिए ज़रूर चिंता की बात है और सभी को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। अखबारनवीसी कार्यक्रम की आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। हम अगले अंक में किसी अन्य अखबारी लेख पर इसी तरीके से व्यवस्थित रूप से विचार करेंगे। नमस्कार।